आइए आज देखते हैं लेटेस्ट आरबीआई एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर 1 जो अभी एग्ज़ाम में भी बहुत सारे आरबीआई का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। समग्र कॉरपोरेट अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए बैंकों को डैश से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। इसका ऑप्शन है IRDA भारत सरकार, कोई पूर्व अनुमोदन नहीं, भारतीय LIC उत्तर नहीं देने चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा A IRDA। IRDA समग्र कॉरपोरेट अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए बैंकों को IRDA से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। इसका देखते हैं कि बीमा व्यवसाय के लिए आरबीआई नोटिस के अनुसार बैंक को समग्र कॉरपोरेट अभिकर्ता या बीमा कंपनियों के साथ रेफरल व्यवस्था के रूप में कार्य करते हैं के लिए IRDA नियमों का पालन करना चाहती है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? सेकेंड क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? केंद्रीय बैंक का कार्य कौन नहीं है? इसका ऑप्शन है बैंक दर, खुला बाजार परिचालन, आखिरी कर्जदाता, घाटे का वित्त पोषण। तो इसमें कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो आंसर होगा 4 घाटे का वित्त पोषण एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, बाकी सभी केंद्रीय बैंक का कार्य है। बैंक दर, खुले बाजार की दर और आखिरी करदाता। इसका आंसर होगा A4 घाटे का वित्त पोषण एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। सही उत्तर होगा घाटे का वित्त पोषण। घाटे का वित्त पोषण के अंतर्गत क्या आता है, इसको देखते हैं कि घाटे के वित्त के पोषण में घाटे का वित्त पोषण से तात्पर्य सरकार द्वारा राजस्व में एकत्रित धन से अधिक धन खर्च करने तथा उधार के माध्यम से अंतर को वित्त पोषित करने की प्रथा से है। यह केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा किया गया राजकोषीय नीतिगत निर्णय है। सरकार के उधार के प्रबंधन में केंद्रीय बैंक की भूमिका हो सकती है, लेकिन यह केंद्रीय बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है। बैंक दर देखते हैं। बैंक दर क्या है? बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंकिंग वाणिज्य बैंकों और अन्य वित्तीय संसाधनों को धन उधार देता है। ये हो गया बैंक दर। बैंक दर में फिर से देखते हैं, बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संसाधनों को धन उधार देती है। सेकेंड पॉइंट है, बैंक दर केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित की जाती है और यह उन साधनों में से एक है जिसे केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए उपयोग करती है। खुले बाजार संचालन के अंतर्गत पहला पॉइंट है, यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा और ऋण को आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करती है। सेकेंड पॉइंट है, प्रतिभूतियों को खरीदकर केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में पैसा डालता है, जबकि प्रतिभूतियों को बेचने से अर्थव्यवस्था से पैसा बाहर निकलता है। नेक्स्ट है, खुले बाजार के संचालन मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए केंद्रीय बैंकों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख साधन है। अंतिम उपाय के ऋणदाता में यह है कि यह वित्तीय संस्थानों के लिए एक ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक की भूमिका को संदर्भित करती है, जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
केंद्रीय बैंक वित्तीय प्रणाली में केंद्रीय बैंक जो है वो वित्तीय प्रणाली में केंद्रीय बैंक वित्तीय प्रणाली में इसका आंसर होगा केंद्रीय बैंक वित्तीय प्रणाली में प्रगतिशील संकट को रोकने के लिए अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। इस भूमिका में केंद्रीय बैंक बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों को ऋण या तरलता के अन्य रूप प्रदान कर सकता है। अतः घाटे का वित्त पोषण केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। जो घाटे का वित्त पोषण है वो घाटे केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, बाकी केंद्रीय बैंक का कार्य है। तो ऑप्शन 4 था वो सही था। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक संदर्भ में IIP आर्थिक संदर्भ में IIP का पूर्ण रूप क्या है? इसका ऑप्शन है इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस या फिर इंडियन इंफॉर्मेशन प्रोडक्शंस या फिर इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन प्रोडक्शंस या फिर है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। पांचवा है उत्तर नहीं देना चाहते। इसका आंसर होगा सही इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। 4 नंबर जो है ऑप्शंस वो सही है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। इसमें IIP भारत का एक सूचकांक है जो एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे खनन, बिजली और विनिर्माण के विकास को दर्शाता है। यह CSO के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका पूर्ण रूप औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो इसका ऑप्शन सही है 4 C राजगोपालचारी। ये पहला गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक का। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय गवर्नर सॉरी इसका आंसर होगा CD देशमुख। इसका आंसर होगा, एक मिनट, आंसर होगा इसका CD देशमुख। CD देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख CIE ICS 14 जनवरी 1896 2 अक्टूबर 1982 एक भारतीय सिविल सेवक थे और 1943 में ब्रिटिश राज्य अधिकारियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय थे। बाद में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल 1950 से 1956 में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। इसी दौरान वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 1956 में स्थापित भारत के पहले स्वतंत्र आर्थिक नीति संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च नई दिल्ली के शासी निकाय के संस्थापक सदस्य भी थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से
अपने इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपने इस्तीफे के बाद उन्होंने यूजीसी 1956 से 61 के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय 1962 से 67 के कुलपति के रूप में कार्य किया। वे 1945 से 1964 तक भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष, नेशनल बुक ट्रस्ट 1957 से 60 के मानद अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 1959 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की और इसके आजीवन अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष भी थे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नानी पालकीवाला, उन्होंने वी द पीपल नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। सर बेनेगल नरसिंह राव, ये एक भारतीय सिविल सेवक, न्यायविद, राजनयिक और राजनेता थे, जिन्हें भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता था। बेनेगल नरसिंह राव फरवरी 1948 में भारतीय संविधान का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया था। वह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये 1950 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि भी रहे। इनके भाई वेनेगल रामा राव भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा बी शिव राव राजनीतिज्ञ और पत्रकार थे। अपने समय के अग्रणी भारतीय न्यायविदों में से एक राव ने 1947 में बर्मा और 1950 में भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने की सहायता की। वे भारतीय संविधान के निर्माता भी थे। सी राजगोपालाचारी, वह प्रसिद्ध लोकप्रिय रूप से राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत के गवर्नर जनरल बने। श्री राजगोपालाचारी द्वारा गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया है और भारतीय राष्ट्रपति पद द्वारा पदस्थापित किया गया है। श्री राजगोपालाचारी के बाद गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया और भारत के राष्ट्रपति पद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। श्री राजगोपालाचारी को भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल होने का गौरव भी प्राप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक प्रतीक में होते हैं। प्रतीक में क्या होते हैं? गुलाब का फूल होता है, या खजूर का पेड़ होता है, बट वृक्ष होता है, पीपल का पेड़ होता है। तो इसका आंसर होगा 2, खजूर का पेड़ होता है। सही RBI क्वेश्चंस 5 डिटेल सॉल्यूशंस। ताड़ का पेड़, ताड़ का वृक्ष, सही उत्तर। भारतीय बैंक के आधिकारिक प्रतीक में ताड़ का पेड़ होते हैं। बाघ RBI के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद जानवर है। RBI के प्रतीक चिन्ह में एक बाघ का और ताड़ का, एक बाघ और ताड़ का पेड़ होता है। प्रारंभ में RBI के प्रतीक चिन्ह में शेर और ताड़ के पेड़ होते हैं, लेकिन बाद में शेर को बाघ से बदलने का निर्णय लिया गया था। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को यह भारत का केंद्रीय बैंक है। 1926 में हिल्टन एंड कमीशन
की सिफारिश पर भारतीय बैंक रिजर्व बैंक का गठन हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकरों का बैंक भी कहा जाता है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई 1 रुपये से ऊपर के सभी करेंसी नोट जारी करता है। सर ऑसबॉर्न स्मिथ ने आरबीआई के पहले गवर्नर के रूप में कार्य किया था। सीडी देशमुख ने आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर के रूप में कार्य किया था। शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। आरबीआई का कार्य, आरबीआई के कार्य में क्या क्या है? वित्त क्षेत्र का पर्यवेक्षक, वित्तीय प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक, सरकार के बैंकरों और ऋण प्रबंधक, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? इसका आंसर होगा 2 मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं और वो प्रधानमंत्री भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही विकल्प होगा 2 मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है। वह 1982 से 85 तक आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई के रूप में के बारे में याद रखने योग्य तथ्य: भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुए था। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन अस्थायी रूप से 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह स्थान है जहां राज्यपाल बैठता है और जहां नीतियां बनाई जाती हैं। हालांकि मूल रूप से निजी तौर पर स्वामित्व 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। हालांकि मूल रूप से निजी तौर पर स्वामित्व 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारतीय रुपये को जारी और आपूर्ति को नियंत्रित करता है। आरबीआई पूरे भारत में बैंकिंग का नियामक है। शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 4 जोनल कार्यालय हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा 4, ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा 4 चेन्नई। चेन्नई में स्थित है। रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई में स्थित है। रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज ये क्या है उसको देखते हैं। इसकी स्थापना 3 जुलाई 1963 को हुई थी। यह चेन्नई में है। यह भारतीय रिजर्व बैंक का शीर्ष प्रशिक्षण महाविद्यालय है जो बैंक के ज्ञानवर्धक प्रयासों में सक्रिय योगदान देता है। भारतीय रिजर्व बैंक यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह एक नियामक संस्था है। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर सितंबर 2022 तक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 शक्तिकांत दास। वह भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है। वह आरबीआई के 25वें गवर्नर है। शक्तिकांत दास जी का जन्म 26 फरवरी 1957 को हुआ था। वे तमिलनाडु के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। वह पहले 15वें वित्त आयोग और भारत के शेरपा से G20 के सदस्य थे। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। उर्जित पटेल एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें
गवर्नर के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के अंतिम ऋणदाता कौन है? आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा नंबर RBI। क्वेश्चन नंबर 9 डिटेल सॉल्यूशन है इसका। बैंकों को अपनी मांग और साधी देनदारियों के एक हिस्से को रिजर्व बैंक के पास नगद भंडार के रूप में बनाए रखना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें रिजर्व बैंक के साथ एक चालू खाता बनाए रखने की आवश्यकता है। बैंकों को चालू खाता रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंकिंग विभागों द्वारा खोला जाता है। सरकार और बैंक खाता विभाग DGBA चालू खाता खोलने के लिए सामान्य दिशा निर्देश जारी करता है। बैंकों के बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। यह एक ऐसा बैंक के बचाव में आ सकता है जो ऋण मुक्त है लेकिन अस्थायी तरलता समस्या का सामना करता है। यह एक ऐसे बैंकों के बचाव में आ सकता है जो ऋण मुक्त है लेकिन अस्थायी तरलता की समस्याओं का सामना करता है। जब उस बैंक को कोई ऋण देने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसे बहुत आवश्यक तरलता प्रदान करना है। रिजर्व बैंक के जमाकर्ताओं के हितों को रक्षा करने और बैंकों की संभावित विफलता को रोकने के लिए इस सुविधा का विस्तार करता है, जो बदले में अन्य बैंकों और संस्थानों को भी प्रभावित कर सकता है और वित्तीय स्थिरता और इस प्रकार अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसका आंसर होगा RBI, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया? आंसर होगा ऑप्शन 3, 1949 में। सही उत्तर होगा 1949। इस वर्ष में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना RBI अधिनियम 1938 के अधिनियम के तहत अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम 1948 के आधार पर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके पहले राज्यपाल C.D. देशमुख थे। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI के वर्तमान गवर्नर RBI का मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर इनके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। मात्रात्मक सामान्य क्रेडिट नियंत्रण मात्रात्मक या समान क्रेडिट नियंत्रण में निम्न शामिल हैं। पहला, बैंक दर, इसे डिस्काउंट दर भी कहा जाता है। यह वह दर है जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को वित्त देता है। नगद आरक्षित अनुपात RBI विधेयक 2006 RBI को CRR कैश को निर्धारित करता है, जो बैंक बिना किसी फ्लोर दर या सीलिंग दर के RBI के पास जमा करते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात SLR, यह एक तरल संपत्ति का अनुमान है जिसे सभी वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल मांग और समय जमा देयता के 40% से अधिक न होने के बराबर नगद, सोना और बिना लाइसेंस के स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। यह सीमा 25 से 40% तक होता है। रेपो दर, यह वह दर है जिस पर RBI प्रतिभूतियों के विरुद्ध बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है। रिवर्स रेपो दर, यह वो दर है
जिस पर बैंक आरबीआई के साथ अल्पकालीन अतिरिक्त चल निधि देता है। खुला बाजार परिचालन ओएमओ के अंतर्गत आरबीआई बाजार में जीव प्रतिभूतियों को बेचता है। मात्रात्मक क्रेडिट नियंत्रणों को उपयोग क्रेडिट की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए और अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के विस्तार और संकुचन के कारण होने वाली मुद्रास्फीति और अपस्फीति दबाव को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को ठीक करता है? तो इसका आंसर होगा इसका जो आंसर होगा वो 4 नंबर आंसर होगा। 4 नंबर में दिया हुआ है आरबीआई। सही विकल्प 4 होगा। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो या रिवर्स रेपो दर को ठीक करने के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई इन दरों को अपनी मौद्रिक नीति के एक हिस्से के रूप में नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा भारत मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में पैसा की तरलता और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों को संदर्भित करता है। रेपो दर या पुनर्खरीद समझौता की दर के लिए एक व्याख्या है। रिवर्स रेपो दर जब बैंकों अपने अधिशेष निधियों को अल्पावधि के लिए आरबीआई के पास जमा करता है तो आरबीआई द्वारा पेश की गई दर को रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 के आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत लेकिन एक निजी क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वह भारत का शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कि आपको भारतीय मुद्रा नोटों के चेहरे पर दिखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के छपाई के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ए इंटैग्लियो प्रिंटिंग जो है होगा। इंटैग्लियो प्रिंटिंग रिलीफ प्रिंटिंग के विपरीत है। उसमें मुद्रण स्याही से किया जाता है जो प्लेट की सतह के नीचे होता है। डिजाइन काट खरोच या छपाई को की सतह आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से, इसलिए इससे एक वैधानिक निकाय के रूप में भी जाना जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और 1 जनवरी 1949 से आरबीआई ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम शुरू किया। आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया। 1997 में स्थापना इसका दूरसंचार नियामक प्राधिकरण भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड भारत के कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण के लिए भारत में एक सर्वोच्च विकास वित्त संस्थान है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जो भारत में बीमा और पुनः बीमा उद्योगों को विनियमन करने की बढ़ावा देने के लिए काम करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है कथन? इसका आंसर ऑप्शन C3 होगा। 1929 में हिल्टन एंड कमीशन से भारतीय रिजर्व बैंक कहे जाने वाले
एक केंद्रीय बैंक की स्थापना सिफारिश करती है। इसमें एक गलत कथन 1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने भारतीय रिजर्व बैंक कहे जाने वाले एक केंद्रीय बैंकों की स्थापना की सिफारिश करती है। की पॉइंट्स है, भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। ये भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में परिचालन शुरू किया गया। केंद्रीय बैंक अपेक्षाकृत हालिया नवाचार है और अधिकांश केंद्रीय बैंक जैसा कि हम आज जानते हैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में स्थापित किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का भाग 2 बैंक के कामकाज का वैधानिक आधार पर करता है, जिसने 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह स्थान है जहां गवर्नर बैठता है और जहां नीतियां तैयार की जाती है। हालांकि यह मूल रूप से निजी स्वामित्व में था। 1949 में इसे राष्ट्रीयकरण के बाद रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। क्वेश्चन नंबर 15, आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी? इसका आंसर होगा 2 रॉयल कमीशंस। की पॉइंट्स है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय मुद्रा और वित्त पोषण पर रॉयल कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के बाद की गई थी। उसके बाद आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 की अपना परिचालन शुरू किया। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और 1 जनवरी 1949 से आरबीआई ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। ये वाला याद रखिए, प्रथम गवर्नर जो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य नोट जारी करने वाला संगठन और मौद्रिक नीति का निर्धारक। आरबीआई मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से बैंकों के क्रेडिट संचालन को नियंत्रित करता है और सभी अनुसूचित बैंकों के नकद भंडार रखता है। लाइसेंसिंग प्रणाली के आधार माध्यम से बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। ये भारतीय बैंक के बारे में आरबीआई का पूरा क्वेश्चंस थे 15। इससे लगभग आपको आरबीआई का क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस आते हैं वो रिकवर कर जाएंगे। आप ज़रूर अच्छे से पढ़ें, ज़रूर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।